40 रुपए की झाड़ू मेरे पास हुआ करती थी और एक रोड से उठाया हुआ पेनाफ्लेक्स था। अच्छा। उस पर मैंने शुरू किया था चीज़ें। आज भी लोग वहाँ के कहते हैं कि वो जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं ये 40 रुपए की झाड़ू ले लेके घूमता था, चीज़ें करता था सफाई। एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च हुआ था मशहूर, तो उसने मेरे ऊपर एक ना कमर्शियल बनाया। डॉक्यूमेंटेशन से पाकिस्तान का कोई भी शहरी घबराता नहीं है। घबराता कहाँ है कि लॉन्ग जो प्रोसीजर्स हैं और फिर डिले होना। तो बच्चों के जब वो घर टूट गए ना, एक तो बच्चे बेघर हुए, अब बच्चे भूखे हो गए, चीज़ है बच्चे किसी और के घरों में रह रहे हैं, खाने को नहीं है, ठीक है। अब देखो बंदा जब मरता है, आपको पता है कि शादी में तो लाखों, मरने में भी लाखों चाहिए। खाना खिलाना है तो फलाना ढिमकाना, कबर ही 50-60 हज़ार की गाड़ी का किराया। वो एक जिसके पास खाने को नहीं, वो पूरा कैसे करता है वो फिर। उस लॉकडाउन में मैंने कितनी मुश्किल से राशन पैक किया और लोगों को डिलीवर करना, चीज़ें करना। अब हम लोग शरिया कंप्लाइंट बन गए। एक मुफ्ती साहब हमारे साथ होते हैं। बच्चा कोई भी हो, चाहे लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर क्लास का, बच्चों को अब ग्रेड्स की रेस में दौड़ाना बंद कर दें। तो बुरे वक्त पे पता चलता है वो सबके सब चले गए। सिर्फ मेरा जो उस वक्त 4 औरतों पे जो स्टाफ मौजूद था, उन्होंने मेरी मदद करी। भीख मांगना, 500 रुपये दे दो मुझे रेंट भरना है, मैं हिम्मत छोड़ चुका था। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to another episode of आम आदमी पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के जो हमारी पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उनका नाम है मोहम्मद हसन गोगारी। हसन पिछले 10 सालों से एक स्कूल रन कर रहे हैं कराची के एक एरिया औरंगी टाउन में, और इस स्कूल का नाम है स्ट्रीट टू स्कूल। ये यहाँ पे बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी एंड केजी लेवल, और उसके बाद ये बच्चों को तैयार करते हैं आगे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, जिसमें ये बच्चे इनके स्कूल से निकलकर आगे कंपटीशन का पार्ट बनते हैं। तो आइए बात करते हैं हसन के साथ और जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही और इनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई इनकी जर्नी में। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह करो। सबसे पहले हसन, बहुत शुक्रिया कि टाइम निकाला आपने हमारे लिए और हमारी इस पॉडकास्ट के लिए। तो हसन, सबसे पहले आप बताइएगा हमें कि आपका जो बैकग्राउंड रहा वो किस तरीके का रहा, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई और कितनी एज में आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया? बेसिकली मैं मेमन कम्युनिटी से हूँ। अच्छा। और नॉर्मल मिडिल क्लास ही, जो कि नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ना, फिर कॉलेज में पढ़ना, फिर ये कि नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, फिर चार्टर्ड क्वालिफिकेशन मैंने तकरीबन की, मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि जल्दी शादी हो गई तो अच्छा चीज़ हो गई। तो ये कि इसके साथ साथ फिर ये इनिशिएटिव स्टार्ट लिया, चीज़ें थी। तो एक नॉर्मल बस बैकग्राउंड रहा, कोई मतलब एक जो स्ट्रगल करना पड़ता है मिडिल क्लास को, वही सेम स्ट्रगल मैंने भी किया है। तो हसन, ये कौन से साल की बात थी जब ये ख्याल आपको आया कि भाई अब इस काम की तरफ आना है और इस तरीके से आगे लेके चलना है चीज़ों को? इंटर से ही मुझे शौक़ था, मतलब 2010 में अराउंड इंटर मेरा हुआ था। इसके बाद से मैं कर रहा था डिफरेंट KU के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करना। लेकिन 2014 में मैंने फिर ये इदारा कायम किया और इस पे काम करना शुरू किया। छोटे से स्टार्ट लिए, लेकिन एक साहब हैं शुएब गाज़ियानी करके नाम था उनका, मतलब है इनका नाम उनका शुएब गाज़ियानी। उन्होंने मुझे एक सपोर्ट किया, रौनक इस्लाम स्कूल इनका एक सेटअप था, उनके तवस्सुत से इसको थोड़ा सा एक किक मिला और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम ग्रो करते गए। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ हुई थी, कोई ऐसे वाक़यात हुए थे कि जिसकी वजह से आपके जहन में, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त आपने ये काम स्टार्ट किया था उस वक्त जो है वो आपकी एज मेरा ख्याल में अराउंड कोई 20 या 21 साल की थी, ठीक है जी। तो उस 21 साल के लड़के को क्या ऐसी चीज़ हुई कि 21 साल के लड़के के दिमाग में ये चीज़ आई कि यार मुझे ये काम स्टार्ट करना है और इस तरीके से लेके चलना है? अच्छा, थोड़ा सा मैं एरिया बताऊँ ना, ये ना गरीबाबाद का इलाका है और मैं हुसैनाबाद के साइड रहता हूँ। तो बचपन से अम्मी अब्बू कहते थे कि इस तरफ नहीं जाना है। एक क्यूरियोसिटी थी, क्यों नहीं जाना? अच्छा, इलाके को कहते थे? इलाके को, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ नहीं जाना। अब होता है क्यों नहीं जाना, जवाब नहीं मिलता था। हमारे यहाँ है कि जवाब नहीं देता लोग। फिर जब मैं एक एज में पहुँचा, फिर वहाँ मैं गया, मालूम चला कि यहीं से लोग आते हैं और हमारे मोहल्लों में स्नैचिंग के लिए 10 चीज़ें होती हैं। फिर जब मैंने वहाँ पर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, बेसिक ट्यूशन की क्लासेस दे रहा था, देन पता चला कि यहाँ तो बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स ही नहीं है, पेरेंट्स के पास NICs नहीं, तो वो स्कूल में बच्चों को कैसे इनरोल करवाएंगे चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा था, जिसकी बुनियाद पे इनको ये सब चीज़ें नहीं करनी दी गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि यहाँ पर एक सेटअप कायम करता हूँ, कोशिश की जा सकती है।
शुरू में बहुत मसले हुए थे, इवन पत्थर भी पड़े, गालें भी पड़ी, इवन वहाँ के जो गुंडे बदमाश थे वो मेरे घरों के पास आके रेकियाँ भी की उन्होंने, चीज़ें भी की। वो सोच रहे थे जैसे मैं कोई ना कहीं का बंदा आया हुआ, नहीं किसी ने प्लेस किया है यहाँ पर और वो अपना सेटअप बिठाना चाह रहा है, या कोई मैं मुखबरी करने के लिए, वो समथिंग चीज़ें थी। लेकिन तकरीबन 1.5 साल लगा उन लोगों को एक ट्रस्ट हासिल मैं करने में, मुझे कामयाब भी हुआ। 1.5 साल का टाइम लगा। फिर मैंने डोर टू डोर मोबिलाइजेशन करके प्रॉपर 1-2 क्लासेस मैंने स्टार्ट ली, उन बच्चों पे काम किया जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए थे, इनकी एज बढ़ चुकी थी, 10-12 साल के थे। उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल काम था, उनकी पहले तरबियत करना, फिर पढ़ाई की तरफ लेकर आना। और मैं बिल्कुल नया था, मतलब कभी मैंने किसी बच्चे को ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया था, और मेरे लिए वो चीज़ करना, फिर गूगल सर्च के ज़रिए बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने, काम कैसे करना है इन पे, आहिस्ता आहिस्ता पे करता रहा मैं। तो यानी कि आपने स्टार्ट जो है वो उन लोगों को देखते हुए किया और फिर गूगल सर्च की मदद से या और। अच्छा, मुझे ये यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछनी है एहसान, के ये जो इदारा आपने कायम किया, जो ये स्ट्रीट टू स्कूल के नाम से जो आपका इदारा है, जी, तो इस इदारे को कायम करने में आपको किसी ने हेल्प आउट किया इनिशियली? जो आपको आइडिया दिया, ये आपका अपना आइडिया था या किसी और का आया आइडिया आपके पास जिसको आपने आगे इनिशिएट किया? हम 3 फ्रेंड्स थे, तो उनका आइडिया था। तो एक फ्रेंड शुरू के महीने 1.5 महीने में ही वो चला गया, और फिर दूसरे जो मेरे दोस्त थे वो फिर एजुकेशन मसरूफियत की बुनियाद पे 2 साल बाद उन्होंने फिर इसको अलविदा किया। और फिर जब मैं जहाँ खड़ा रह गया फिर मैं, वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, क्योंकि तकरीबन इदारा बंद हो गया था मेरा चीज़ें, क्योंकि तमाम चीज़ें कट डाउन हो गई, चीज़ें हो गई थी। वापस से मैंने इसको रिवाइव किया, चीज़ें की, ब्रांडिंग करी, A to Z चीज़ करी, और उसको पूरा मैंने खड़ा किया। लेकिन शुरू के अंदर टाइम में ना एक गलत फेसबुक पर टैग लग गया था। वो जो टैग लगा वो एक यूनिवर्सिटी है उनकी ना रजिस्ट्रार को लग गया था। अच्छा। तो उन्होंने फिर हमें बुलाया, फिर उन्होंने मुलाकात करवाई। मेमन कम्युनिटी के स्कूल्स हैं, रौनक इस्लाम स्कूल करके, तो उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोग्राम के, उनसे मुलाकात हुई। वो इंटरेस्टेड थे। उन्होंने फिर हमें सपोर्ट किया 1 साल के लिए, एक टेम्प्रेरी शेल्टर बनवा के दिया उसी गरीबाबाद के इलाके के अंदर। चीज़ उनके साथ 1 साल तक काम के, बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने उनसे, कैसे करना है काम। 1 साल बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, तो फिर हमें फिर उन्होंने कहा कि आप खुद अब लेके चलें उसको आगे। अब फिर हम अपनी मदद के आपके तहत लेके चले। फिर 2017 में जैसे मैंने कहा कि वापस चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन उनका मोरल सपोर्ट काफ़ी था समझाने में, चीज़ें करने में। वापस से मैंने इसको फिर स्टार्ट लिया आगे। अच्छा, ये स्ट्रीट टू स्कूल जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका स्कूल है, ये कौन कौन से इलाकों में कराची में काम कर रहा है इस वक्त? सबसे पहले ये बताएं। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक तो गरीबाबाद के अंदर है और एक औरंगी टाउन के अंदर है। 2 इलाकों के अंदर भी हम मौजूद हैं। अच्छा, और इसमें कितने अंदाज़न कितने बच्चे इसके अंदर जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त? तकरीबन 200 बच्चे दोनों सेंटर्स में मौजूद हैं। 100 करके दोनों सेंटर में 200 बच्चे मौजूद हैं। तो यहाँ पे यहाँ का सिस्टम किस तरीके से होता है, ये ज़रा बताएं कि कहाँ से आप बच्चों को इन एरिया से पिक करते हैं, लेकिन कहाँ से उनको एजुकेशन देना स्टार्ट करते हैं, और फिर किस तरीके का आप उनको एक नेटवर्क, एक सिस्टम बना के आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने उनको दिया हुआ है कि वो पढ़ें वहाँ पे और फिर वहाँ से आगे जाएं? अच्छा, हमारा जो सेटअप के अंदर हम सिर्फ काम करते हैं, प्री स्कूल पे काम करते हैं। बच्चों की जो इब्तिदाई जो तालीम होती है, क्योंकि इसकी अहमियत लोग नहीं समझते, तो हम बच्चे को प्ले ग्रुप में इनरोल करते हैं। जो बच्चा 3 साल तक का हमारे पास आता है, और फिर प्ले ग्रुप के बाद मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन 1, किंडरगार्टन 2 के बाद बच्चा फिर हमारे यहाँ से ग्रेजुएट होकर गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल होता है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अब जाके मतलब के प्री स्कूल का सेटअप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो भी इनिशियली नहीं हो रहा, वो एक किंडरगार्टन से शुरू कर रहा है। तो जब बच्चे की पेंसिल होल्डिंग नहीं है, बच्चे को बेसिक चीज़ें नहीं आती, वो नहीं कर पाता आगे, वो क्लास 1 में फिर आके वो ड्रॉप आउट हो जाता है बच्चा फिर कभी स्कूल नहीं जा सकता। हमारे यहाँ से जो बच्चा जो जाता है ना गवर्नमेंट स्कूल में, वो क्लास 2 या 3 में जाके इनरोल होता है। अच्छा। क्लास 1 में नहीं होता, क्योंकि हमारा करिकुलम इतना हमने बनाया हुआ है कि बच्चा एज अप्रोप्रिएट हो जाओ, क्लास में चला जाए। क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे KG 2 में ऐसे भी आते हैं जो कि बड़ी एज के होते हैं, लेकिन उनको हमें बिठाना पड़ता है, क्योंकि हमें होता है कि पढ़ा लें और फिर आगे कंटिन्यू कर लेगा। तो मेन हमारा फोकस है कि बच्चे की जो अर्ली डेवलपमेंट पर हम काम करते हैं फोकस होके, ताकि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाए।
हाँ, ताकि बच्चे को एक बेस मिल जाए और उसके बाद फिर उसने जहाँ कहीं भी जिस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है अपनी एजुकेशन को। तो हसन, आपके साथ इस वक्त जो लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपके इदारे में जो लोग इन्वॉल्व हैं, आई मीन टीचर्स और दूसरा स्टाफ, उनकी तादाद कितनी है? उनकी टोटल मेरे पास 20 का स्टाफ मौजूद है, टीचर्स का और बाकी दूसरा जो सपोर्ट स्टाफ होता है उनका 20 है मेरे पास। तो ये सारे लोग भी क्या वॉलंटरी आपके साथ काम कर रहे हैं? नहीं, वॉलंटरी नहीं है, ये सब पेड होते हैं। वॉलंटियर इस सेटअप में वॉलंटियर कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि वॉलंटियर आ जाएगा 2 दिन के बाद बोलेगा मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा, तो ये कोलैप्स कर जाएगा। तो इसमें पेड स्टाफ ही चलता है और प्रॉपर हमें सर्विसेज देनी होती है कम्युनिटी को ना। तो इसमें ऑब्वियसली जैसा आपका ये सिस्टम बना हुआ है कि जिसमें आपके पास पेड टीचर्स और सारा स्टाफ है, तो यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट तो एनी टाइम रहती है। ऑब्वियसली आपने उनको तनख्वाहें देनी हैं और फिर और ख़र्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से पूरी होती हैं? फंड्स के हमारे डिफरेंट कैंपेन्स हम लोग रन करते हैं, जैसे स्पॉन्सर चाइल्ड कैंपेन है और बच्चों की लंच कैंपेन है, और इस तरीके से डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू हम अपने फंड रेजिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हालिया जो हालात जो पिछले 2 साल से हुए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई चीज़ें, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे फंड्स ख़त्म हो गए, क्योंकि हमारा जो मेन जो डोनर का जो हमारा एक ब्रैकेट है ना, वो सैलरीड वाला तबका है और लोगों की तनख्वाहें इतनी बढ़ी ही नहीं जितने एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो लोगों ने माजरत की, जिससे हमें अपने दोनों सेंटर में एक क्लास हमें बंद कर पढ़नी पड़ गई। अच्छा। क्योंकि मैनेज नहीं हो पाएगा, एक्सपेंस आता ही आता है चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हमें भी फेस करनी पड़ी। तो मेनली फंड्स हमारे सैलरी तबके से आ रहे होते हैं, जो कि एक बच्चा को स्पॉन्सर करता है, कोई 2 करता है, जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है उस तरीके से करता है। तो ये डोनेशंस के लिए क्या सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी होता है, या फिर आपने कोई और किसी किस्म की कैंपेन भी शुरू की हुई है जिसमें आपने लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो फंड्स इकट्ठे करके आपके पास लेके आएँ? वर्ड ऑफ माउथ के साथ साथ सोशल मीडिया के थ्रू ही हम बस करते हैं। अच्छा। चीज़ें, क्योंकि एड्स इतने इफेक्टिव नहीं होते ये एनजीओ सेक्टर के अंदर, क्योंकि हम कोई सेल्स नहीं कर रहे, चीज़ें नहीं कर रहे, तो फेसबुक पे हम अपनी एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं कि भाई ये हम काम कर रहे हैं, आप जो पैसा दे रहे हो वो यहाँ लग रहा है। और दूसरा, मैं ओपनली कम्युनिकेट करता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी है ओपन डोर पॉलिसी की है, डोनर जब चाहे कभी भी आ सकता है, हमें बिना बताए टाइमिंग्स बने हुए कि हमारा ऑफिस टाइम यहाँ तक होता है, जब भी आए वो देखे क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट ले। तो इसके बाइज़ लोग हमारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और लोग समझते हैं कि हाँ दे रहे हैं। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखूं, तो बच्चों की प्रोग्रेस सेंड करना, एक्टिविटीज़ के बारे में रिमाइंडर्स भेजना। मैं इनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ आप भी आएँ यहाँ पर, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, ताकि बच्चा भी देखे कि कौन इनके लिए ना मेहनत कर रहा है, कौन पैसे दे रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, तो बच्चे भी उसी जस्तुजू से आगे बढ़ सकें। सही। हसन, जैसा कि बताया आपने पहले हमारी बातों में कि आपने 3 लोगों ने मिलकर ये चीज़ स्टार्ट की थी, तो उसमें से 2 लोग तो आपने बोला कि आपके साथ चले गए थे, प्लस ये कि जो आपके साथ इनिशियली जो आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग थे जो कि डोनेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी उन्होंने भी 1 साल के बाद आपको बोला कि यू आर ऑन योर ओन। जी जी। तो उस सिचुएशन में कि जब आपके साथ आपके दोस्त भी नहीं हैं और आपके डोनर ने भी आपको ये कह दिया कि अब अपनी चीज़ें आप खुद देखें, तो वहाँ पे आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब क्या आपको लग रहा था कि आगे ये प्रोजेक्ट आप किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, और फिर आपने किया एक्चुअली, मतलब आपने किया किस तरीके से सारी चीज़ों को? अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, उस वक्त मेरे पास टीम मेंबर्स ना 30 के करीब टीम मेंबर्स मेरे पास मौजूद थे, लेकिन हालात मेरे ऐसे थे कि रेंट पे करने के लिए 1 रुपया बाब मौजूद नहीं था। वहाँ 30 के 30 लोगों ने जो पलटी खा गए ना, तो कहते बुरे वक्त पे पता चलता है, वो सबके सब चले गए। सिर्फ मेरा जो उस वक्त 4 औरतों पे जो स्टाफ मौजूद था, उन्होंने मेरी मदद करी चीज़ें। और लिटरली वो वक्त मुझे अभी भी याद है कि मैं लोगों से एक तरीके से कहूँ ना, भीख मांगना, 500 रुपये दे दो मुझे रेंट भरना है, मैं हिम्मत छोड़ चुका था। लेकिन मेरी जो स्टाफ मेंबर्स थी उस वक्त की, उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोग मौजूद हैं, इसको बंद होने नहीं देंगे, हम खड़े हुए हैं। फिर मैंने मीडिया पे आना शुरू किया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे पहले तक मैं ना ऑपरेशंस देखता था फुली फोकस्ड होकर। ओके। मैं इतना बोलने वाला बंदा नहीं हूँ और मैं ज़्यादा इतना आता नहीं था उस वक्त। अब तो बहुत ज़्यादा चपड़ कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, उस वक्त पहले नहीं था। तो उस वक्त मैंने मीडिया पे आना शुरू हुआ, चीज़ें हुई। वो 30 लोग तो चले गए, आज तक वापस नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि चले गए, मतलब क्या होता। लेकिन फिर मीडिया पे आया मैं,
लोगों से इंटरेक्शन शुरू हुआ, डोनर्स को वापस मैंने गैदर करना शुरू किया, अपना काम दिखाया। करते करते फिर मैंने ब्रांडिंग पे काम ज़्यादा किया। मैंने ये चीज़ देख ली थी कि इमर्जिंग जो चीज़ नहीं कहते ट्रेंड चलता है कि आपको ब्रांडिंग पे काम करना है, उस पर मैंने काम किया। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिजल्ट उस पर मिला। फिर लोग जानना पहचानना शुरू हो गए और फिर मैं निकल पड़ा। फिर मैं तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि आप ब्रांडिंग पे काम कर रहे थे और ये सारी चीज़ें आप मतलब होलसेल अकेले सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहे थे या आपके साथ उस वक्त और लोग भी शामिल हुए थे? नहीं, मैं सिंगल हैंडली कर रहा था, चीज़ें कर रहा था। उस वक्त मेरे एक फ्रेंड था, मतलब वो बोर्ड मेंबर में भी थे। ये 2-4 महीने पहले इनकी डेथ हुई, तो वो कराची यूनिवर्सिटी में काफ़ी एक्टिव थे। अच्छा। तो KU से पंप ज़्यादा मिला मुझे, Okay. क्योंकि वो उस वक्त ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव थे। तो वहाँ से बच्चे आना शुरू हुए, उन्होंने फिर माउथ मार्केटिंग शुरू कर दी, चीज़ें करी, तो उससे हम लोग मशहूर होना शुरू हुए और फिर सोशल मीडिया पे हम आना शुरू हुए। तो फिर इससे बहुत आसानी फिर मुझे हो गई। अच्छा हसन, यहाँ पे जिस एरिया में आपने कराची में ये स्टार्ट किया था, जो कि आप कह रहे हैं गरीबाबाद का एरिया था, तो आपने जैसे बताया कि इनिशियली आपको मसला हो रहा था कि आपको पत्थर भी मारे गए और ये सारी चीज़ें हुई। ये बहुत मुश्किल होती है किसी भी आदमी के लिए इस चीज़ को हैंडल करना, और स्पेशली उस बंदे के लिए जो अकेला देख रहा हो। जब टीम आपके साथ होती है तो फिर हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों में आगे चले जाते हैं, बट ये कि अकेले जब आपने ये चीज़ें सारी शुरू की थी और फिर आप टारगेट कर रहे थे एक ऐसे तबके को जो कि एक लो इनकम, एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से जिनका ताल्लुक है, तो वहाँ पे पेरेंट्स के साथ आपको कोई मसले आए थे या उन लोगों को जिनके बच्चों को निकाल के आप स्कूल में लाना चाह रहे थे, उनके साथ कोई मसले हुए थे इनिशियली आपको इस लेवल पे? अच्छा, एक पहले तो एक मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने जो स्टार्ट लिया ना, उस वक्त मैं कमाता नहीं था। तो बस एक 40 रुपए की झाड़ू मेरे पास हुआ करती थी और एक रोड से उठाया हुआ पेनाफ्लेक्स था। अच्छा। उस पर मैंने शुरू किया था चीज़ें। आज भी लोग वहाँ के कहते हैं कि वो जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं ये 40 रुपए की झाड़ू ले लेके घूमता था, चीज़ें करता था सफाई। तो उस वक्त जब हमने ना इसके बाद का स्टेप, मैंने एक टीम का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। अच्छा। अब उस पर जब बच्चे अंदर पढ़ रहे हो ना, तो बाहर से लोग पत्थर मारना शुरू, वो इतना शोर और ठक ठक की आवाज़ें हो, इतना उन्होंने मारे थे कि उसमें सुराख हो गए थे और सूरज की रोशनी फिर आना शुरू हो गई थी। तो वो वक्त मैं याद करता हूँ ना कि एक बच्चे का भी उसमें सर भी फट गया था, ऊपर से पत्थर आया, बच्चे को लगा। फिर उस वक्त इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं इसका इलाज करा था। फिर इसको मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया था, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया था, चीज़ें की थी। उस वक्त मुझे लगा था कि यार अब पीछे हट जाऊँ मैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इनको ही तो तब्दील करना है मुझे चीज़ें। उस वक्त के बाद फिर लोगों ने, बड़े आदमियों ने मेरे दरवाज़ों के बाहर मतलब यूरिन किया, क्लासेस अंदर चल रही हैं, चीज़ें ये सब। दूसरा कि जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि लोग ऐसे आते थे जिनके पेरेंट्स जराइम करते थे, उनके बच्चे आए, वो तो मुझे बाद में पता चलता था, अच्छा इसका बाप ये करता है, ये करता है। अगर बच्चे पे हम सख्ती कर दें तो अगला दिन तो मैं समझा कि मैं डरता था, कलमा पढ़ लेता था कि यार मेरे साथ क्या होगा। उनकी माएँ अंदर घुसे, गंदी गंदी गालियाँ बल्कि बच्चों के सामने। मैं कहूँ नहीं तो फिर आप ले जाइए इनको, नहीं पढ़ाएंगे तो सही यहीं पर ही। तो मैं कहा फिर आप एक डिसिप्लिन तो कायम करें। उनको समझाने में मुझे तकरीबन 2-3 साल लगे कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। आज वो बच्चे अच्छे तरीके से स्कूल में पढ़ रहे हैं। टाइम लगा, एक जो इतने बरसों से एक जो चीज़ चलती हुई आ रही है वो फ़ौरन से ख़त्म नहीं हो सकती। स्लोली ग्रेजुअली काम किया। फिर इसके साथ साथ जान से मारने की भी थ्रेट्स आए हमारे को। इनको लगा था कि किसी और का एजेंडा लेके हम यहाँ पर मौजूद हैं, चीज़ें हैं। अच्छा। तो वो इनको एक डर खौफ था, चीज़ें थी कि वहाँ पर तमाम इलीगल वर्क भी होते थे उस मोहल्ले के अंदर, चीज़ें। तो इनको डर था कि शायद किसी ने भेजा है इसको, अच्छा, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए, क्या करने के लिए। तो इनको जब मैंने बताया कि भाई मैं आपके मोहल्ले में रहता हूँ, पीछे की तरफ रहता हूँ, तो एक गलती फिर हो गई कि उसको मैंने घर बता दिया। तो लोगों ने फिर रेखियाँ शुरू कर दी मेरे घर की, और पेरेंट्स पूछे कि ये बंदे तुम्हारा क्यों पूछते हैं। और मैं वो शख्स था कि मैं घर से बाहर निकलने वालों में से नहीं था, मैं इंटर तक घर में ही कैद रहा था। और अचानक से लोग पूछे कि भाई ये तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, तो अम्मा अब्बा का जवाब देने का अलग मुश्किल। लेकिन उस फेज़ से भी निकला मैं। एक डर खौफ लगा रहता था कि यार कभी कुछ हो जाएगा। बहुत दफ़ा वो क्या छोड़ दो कि मुझे क्या करना, भाड़ में जाए। लेकिन होता था कि नहीं यार, इतना आगे बढ़ गए, कुछ लोगों की उम्मीदें जुड़ गई हैं, उम्मीदें पूरी करनी है। तो आपने जैसे बताया कि इनिशियली आपके घर वाले भी जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे और आपको उस एरिया में भी जाने के लिए मना किया करते थे। तो घर वालों की तरफ से जब
आपने ये उन पर डिस्क्लोज की बात कि आप इस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ से घर वालों की तरफ से आपको उस वक्त सपोर्ट मिली या उस वक्त फिर वहाँ पे भी आपको रोका गया कि भाई नहीं ये काम आप ना करें? घर वालों को तो मैंने तकरीबन 5-6 साल तक बताया ही नहीं था मैं क्या कर लिया है और क्या क्या होता जा रहा है चीज़। अगर उनको पता चलता ना तो वो फिर कभी भी ना मुझे घर में बंद कर देते चीज़ें। तो क्योंकि डर खौफ होता है माँ बाप को, होता है कि यार कोई औलाद किसी मुश्किल में ना फंस जाए चीज़ें। 5-6 साल बाद पता चला तो वो इतनी अप्रिसिएशन नहीं थी मुझे और ख़ानदान में भी नहीं थी। फिर उन दौरान ना एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च हुआ था मशहूर, तो उसने मेरे ऊपर एक ना कमर्शियल बनाया। अच्छा। जब वो कमर्शियल रिलीज़ हुआ ना सोशल मीडिया पे, तो जब खानदान वालों ने देखा तो फिर बोला कि हाँ हसन यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो वो एक फिर एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। और वो हसन, ये मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो एक्सेप्टेंस आपको जो उस वक्त मिली ना, वो इस वजह से मिली कि जब तक आप विजिबल नहीं थे ना, जब तक आपको लोगों ने देखा नहीं था कि ये क्या कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन उसी वक्त लोगों की तरफ से पता चलती है जब आपको लोग देखें। एक काम जो आप अपने लेवल पे कर रहे हैं ना, वो आप करते चले जाएं, आपको लोग नहीं देख रहे, तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि फीडबैक क्या है। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं कि आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जा रहे हैं या जिस तरीके से आप टीवी पे नज़र आ रहे हैं, तो आपका फेस एक जगह पे विजिबल होगा तो वो आपको फिर लोग ज़्यादा जानना शुरू करेंगे। तो डोनेशंस के हवाले से यहाँ पे हसन, क्या चीज़ें आपको लगता है कि आज हमारे माशरे में लैक कर रही हैं कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में लोग आने को, आगे बढ़ के मदद करने को तैयार नहीं हो रहे हैं? क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं? और स्पेशली आपसे जो ये बात मैं कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है क्योंकि आप एक ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहाँ पे वैसे ही जाते हुए कि कोई बंदा देखने के लिए जाए, उसके बाद आपको पैसे दे या उसके बाद डोनेशंस आपकी तरफ आएँ, वो एरिया भी जो है इस वजह से जो है वो थोड़ा हल्का है, लोग नहीं जाते ज़्यादा उस एरियाज़ में। तो यहाँ पे अब आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या डोनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फील कर रहे हैं? अच्छा देखिए, पीसीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ना, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी है, उसके मुताबिक ना अरबों रुपया डोनेट होता है हर साल। ये भी सिर्फ डॉक्यूमेंटेड वाला, जो कि अनरजिस्टर्ड वो तो एक अलग है। इम्पैक्ट क्यों नहीं दिख रहा कराची के अंदर आपको? क्योंकि डोनर ना अपनी जिम्मेदारी अदा भी नहीं कर रहा। कुछ डोनर्स होते हैं, भाई हमने अल्लाह की राह में दे दिया, हमें रसीद भी नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए रसीद? तुम रसीद नहीं लेते तो वो फ्रॉड जन्म ले रहा है, तुम नहीं कर रहे। और फिर तुम पूछते भी नहीं हो कि भाई मेरे ये रकम दी, उसका हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या आया, तो वो पैसा वेस्ट हो गया। कुछ डोनर्स होते हैं जो कि अब्बू बन जाते हैं, तो वो फिर ना एनजीओ वाले कहते हैं भाई आप साइड में बैठ जाओ, आइंदा मत देना। क्योंकि एक होता है कि आपने पैसा दिया है, मैं सर्विस देने वाला हूँ, आपका पैसा लिया, मैंने उससे लोगों को ना फ़ायदा पहुँचाया और आपके पैसा सही जगह पे लगा दिया, आपने खुद भी देख लिया। ये एक प्रोसेस होता है। डोनर को चाहिए कि हमेशा ना इदारे में जाए, देखे इदारे की ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ को भी देखे, जो सामने हो रही है उसको नहीं, अंदर जाके देखे अच्छा आप कर क्या रहे हो, कैसे करते हो। मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि मैं ज़कात फ़ंड देना चाहता हूँ चीज़ें, और आप पहले पूछो कि भाई आपके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो मुस्लिम्स हैं कि नॉन मुस्लिम हैं। आपने ज़कात तो दे दी, अगर उसके बेनिफिशरीज़ नॉन मुस्लिम हुए तो फिर आपकी ज़कात तो अदा नहीं हुई। ऐसी बारीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि जो कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि लोग उन इनिशिएटिव्स पे नहीं देते कि जो कि तकदीर बदल सकती लोगों की चीज़ें। तालीम एक वन ऑफ द मतलब मेजर प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। इंस्टेड के आप वन टाइम की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कंबल बांट देना, चीज़ें कर देना। उसमें क्या होता है कि बंदे को एक दफ़ा मिला और बंदा उस साइकिल से निकल नहीं पाया। हमारा मोटो क्या है, जैसे हमारे मज़हब में भी ज़कात का मोटो क्या है कि इंसान को गुर्बत से निकालने का मकसद है। तो जब हम वो मकसद पे काम नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जो गरीब तबका है वो बढ़ता जा रहा है, वो ख़त्म नहीं होने की तरफ, वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो डोनर को उन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि एक ना लोगों को उस साइकिल से बाहर निकलने में मदद दे रहा हो, उनकी ज़िंदगी में बेहतर बना रहा हो। ठीक है, खाना वाना करना, ये तमाम चीज़ें एक साइड बाय साइड होता रहे, लेकिन ज़िंदगी तब्दील करना, हुनर सिखा देना, हुनर के बाद उसको पुश करके कारोबार की तरफ लेके जाना, वो ज़िंदगी स्टेबल हो जाए चीज़ है। तो डोनर को इन तमाम चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और फिर स्पेशली ये कि आपका जो काम है ये तो ऑन गोइंग चीज़ है, ये रुकेगा नहीं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें सीजनल डोनेशन दिया जाता है
और ये वाले काम के अंदर तो इसको ये तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि चलता रहेगा, मतलब आज भी देना है, हर महीने एक चीज़ आपको देनी है, तो उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इंगेज भी रखना पड़ता है लोगों को, कि 2 महीने बाद कोई डोनर भाग ना जाए या 2 महीने बाद लोग जो हैं वो किसी और प्रोजेक्ट में ना लग जाएं। ये चीज़ें बड़ी मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट होती है। आपकी अपनी कम्युनिटी, जैसे आपने बताया आपका ताल्लुक जो है वो मेमन कम्युनिटी से, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मैंने लोगों को देखा है, मेमन कम्युनिटी हमारे यहाँ बहुत आगे बढ़ के चीज़ों में, डोनेशंस में स्पेशली हेल्प आउट करते हैं लोगों को। तो अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी आपको एक सपोर्ट है, या यहाँ पे भी आपको कोई मसले आ रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी उस तरीके से एंगेज नहीं हो रही है आपके साथ? अच्छा, हमारी कम्युनिटी बेसिकली अपनी कम्युनिटी को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे खुद कितने ज़्यादा लोग हैं चीज़ें, तो नॉन मेमन्स को नहीं करते। तो मैंने जितनों से रब्ता किया था तो सबका यही था कि मेमन के लिए करोगे तो हम अवेलेबल हैं, नॉन मेमन्स के लिए नहीं, क्योंकि एक अपने लोगों को ही लोग करते हैं, चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं कहता था कि हमारी कम्युनिटी के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर जमात के अंदर इतना फ़ंड मौजूद है कि अगर मुझे PhD भी करना है तो मैं जर्नल फंड से PhD फुली पेड कर सकता हूँ, इतना हमारे पास होता है चीज़ें। लेकिन मैं काम करता हूँ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए, जिनके पास कोई कम्युनिटी का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। कोशिश मेरी रहती है कि इनको एक तरफ लेकर आऊँ, जैसे लेकर तो वापस बिखर जाते हैं, क्योंकि इनके अपने मसले हैं। तो इनके अंदर मसले जब भी जन्म दिए गए, जराइम भी जब भी इसमें आ गए, गुर्बत भी इसीलिए आ गई कि वो अपना अपना करने वालों में से है। मेरी कोशिश अभी भी ये होती है, इनको कहता हूँ भाई एक साथ मिलजुल के चलोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो बिखरे रहोगे। तो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ, तो इसलिए मेमन हजरात ज़्यादा नहीं करते, मतलब बड़े लेवल के मेमन हजरात है वो नहीं करते, लेकिन डोनर्स हैं मेरे मेमन, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन जो बड़े इदारे मेमन्स के वो सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, वो सपोर्ट आप लैक कर रहे हैं इस वक्त? वो अगर आ जाए ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये कम्युनिटी जिस पे आप फोकस्ड हैं, लाइक उर्दू स्पीकिंग, बल्कि मेरे ख्याल में तो आपके पास कोई ऐसी कैद ही नहीं होगी ना कि कोई उर्दू स्पीकिंग है या कोई पंजाबी है या कोई सिंधी है, मतलब इस तरीके की तो कोई कैद नहीं होगी। तो इन कम्युनिटीज़ की तरफ से भी आपको, मतलब, और स्पेशली अब कि जब आपका एक ब्रांड इमेज जो है वो लोगों के दिमाग में चला गया है, लोग जान रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं और उसको सपोर्ट भी मिल रही है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो अब आप समझ रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटीज़ भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं और आपके जो डोनेशंस हैं वो किसी NGOs के थ्रू या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के थ्रू आपको मिल रहे हो? नहीं, ऐसे दूसरी NGOs के थ्रू तो नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि हमारे यहाँ हर बंदा हर काम कर रहा है। मैं तालीम पे भी कर रहा हूँ, सेहत पे भी कर रहा हूँ, खाना भी खिला 10, तो वो पैसे डिवाइड हो जाते हैं। हम लोग पार्टनरशिप्स में काम नहीं करते। दूसरा, थोड़ी सी रेगुलेशंस जब चेंज हुई थी FATF की चीज़ों की, तो ओवरसीज़ से डोनेशंस देना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला गया। चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इसमें, वो चीज़ हमारी टोटली ख़त्म हो गई, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन हमें जो करनी है उस तक कभी हम पहुँचे ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत मसले खड़े करनी है रजिस्ट्रेशंस के चीज़ों के, बहुत मसले एक काम को करने के लिए बहुत मुश्किलात हैं इसके अंदर। काम करने के अंदर कभी कभी इसमें होता है कि यार इतनी 6 महीने तो मेरे इस काम में निकल जाता है, मैं प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। एक और चीज़ भी हमारे यहाँ ये होती है एहसान, के लोग हमारे माशरे के अंदर जो है ना, इस तरीके के कुछ बैरियर्स हैं कि लोग डॉक्यूमेंटेशन से घबरा रहे होते हैं, और जहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है ना, वहाँ पे लोग जो हैं वो, जहाँ 10 लोग आपको काम करने के लिए राज़ी होंगे वहाँ पे 5 रह जाएंगे। तो यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो जिस तरीके से चल रही हैं चीज़ें, तो ये लोग जो हैं आपके पास जो आ रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेड लोग हैं जो कि मतलब विद रसीद आपके साथ काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि 2 तरीके के आपके लोग आ रहे हैं कि जो एक तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे। तो वो आपके एंड से क्या चीज़ें होती हैं कि आप उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ डील करते हैं या बगैर डॉक्यूमेंटेशन के? देखिए, अव्वल तो ये कि डॉक्यूमेंटेशन से पाकिस्तान का कोई भी शहरी घबराता नहीं है। घबराता कहाँ है कि लॉन्ग जो प्रोसीजर्स हैं और फिर डिले होना, लोग डर के कहते हैं कि यार छोड़ो नहीं करना। दूसरा, मैं कहता हूँ हर डोनर का रसीद तुम्हें लेना लाजमी है, कंप्यूटराइज रसीद लेना लाजमी है। कोई कहता है ना नहीं मैंने अल्लाह के रज़ा के लिए दिया है, मैंने कहा कि इसके व्हाट्सएप पे मैं रसीद छोड़ देता हूँ, मांगी नहीं मांगी दे देता हूँ मैं, क्योंकि और कैश डोनेशंस हम लोग नहीं लेते, हमारी पॉलिसी बनी हुई है कैश डोनेशंस हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक अकाउंट है उसमें हम लोग कहते हैं कि उसी में आप ट्रांसफ़र करें चीज़ें।
वंस वो अकाउंट में अमाउंट आ गया तो वो ऑलरेडी ऑडिट में चला गया, उसका हिसाब किताब मुझे फिर देना ही देना है। चीज़ें मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं भी ख़राब हो सकता हूँ, कोई मैं फरिश्ता नहीं हूँ। तो मैं अपना को सेफ रखने के लिए कि मैं अपनी आखिरत ख़राब ना करूँ, इसलिए कहते हैं टोटल बैंक अकाउंट में डालें पैसा, कैश वाली कहानी नहीं करनी। सही है। हसन, यहाँ पे स्ट्रीट टू स्कूल ये आपने जो इदारा कायम किया है, यहाँ पे जिस तरीके से आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये बच्चे जब आपके पास से निकलते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल बिगिनर लेवल पे आपके पास होते हैं, तो जब ये बच्चे आपके पास से निकलते हैं और वाकई में एक सही एक स्कूल लाइफ इनकी शुरू होती है आपके पास से निकलने के बाद, तो ये कंपटीशन में कहीं पीछे तो नहीं रह रहे, इनको चीज़ें प्रॉपर अवेलेबल हो रही हैं आपके पास, या अभी भी किसी चीज़ की कमी है? मेरा स्कूल देखने में छोटा लगता है बिल्डिंग वाइज, लेकिन हर एक्टिविटी मैं इनको करवाता हूँ, इतना ट्रेन करके भेजता हूँ कि कल को किसी भी स्कूल में वो जाएं, चाहे इनके पास इनके पेरेंट्स अफोर्ड करने वाले होगा, अच्छे प्राइवेट स्कूल में वो क्यों ना डालें, तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। हर एक्टिविटी हम हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं स्कूल के अंदर, हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, कश्मीर डे भी होता तो एक अलग वे में करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें। लास्ट ईयर हमने पूरा एक पॉलिटिकल सेटअप भी बनाया था, बच्चों को समझाया था कि कैसे काम करते हैं, चीज़ें करते हैं। ईच एंड एवरी के अंदर एक्टिविटी जो एक बड़े महंगे वाले स्कूल में होती हैं, उस लेवल के की हम एक्टिविटीज़ करते हैं। ये बच्चे फिर जब गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल होते हैं तो वहाँ पर पोजीशंस लाते हैं। ये मैं कैंपे के समय बढ़ाया नहीं, मैं बोल रहा, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। बच्चों की पोजीशंस आती हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बच्चों को मिल जाता है ना। कॉन्फिडेंस क्यों, एक तो बच्चे की बड़ी उम्र हो जाती है, बच्चा छोटी क्लास में जाता है, इसको एक कॉम्प्लेक्स तो होता है, लेकिन जो हमने जो कॉन्फिडेंस इनको दिया होता है ना, उससे वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू करते हैं, वो आगे बढ़ने की लगन इनमें रहती है। हसन, यहाँ पे जो गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें कर रही है, जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपके केस में जो है ना, मुझे थोड़ा सा सवाल घुमा के करना पड़ रहा है, बिकॉज इन चीज़ों के अंदर ना, बजाय इसके कि यहाँ पे ऐसे इदारे आगे आएँ, गवर्नमेंट लेवल पे लोग आगे आएँ कि आपका प्रोसेस स्मूथ हो, यहाँ पे आपको जो है ना, आपके रास्ते में पत्थर रखने वाले, कांटे बिछाने वाले, ये लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं जी। तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं ये भी इन्फ्लुएंस हो रही हैं आपके काम पे, कि आपके काम के अंदर रुकावट आ रही है इनकी वजह से? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो ऐसे तो यूँ नहीं आया, लेकिन माजी में काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर। क्या वाक़यात हुए थे वो? अगर कोई ऐसी चीज़ आपको याद हो, कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें कि यार मतलब इस वजह से मेरा काम रुका, या इस पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से मेरा काम रुका, किसी पार्टी का नाम अगर ना भी लेना चाहें। अच्छा। नहीं, मैं जिस इलाके में काम करता हूँ वहाँ पर एक मखसूस पार्टी शुरू से ही है। तो ये कि 2015 के जब ना ज़मनी इंतखाबात हो रहे थे उस इलाके के अंदर, तो वहाँ की जमात आई कि तुम्हारे स्कूल को हम वो बनाएंगे, इलेक्शन का जो ऑफिस होता है ना इनका, पोलिंग स्टेशन जो होता है, नहीं इलेक्शन का ऑफिस, जैसे अच्छा। बस लोग रात भर बैठते हैं, गाने चल रहे होते हैं। मैंने कहा ये तो स्कूल है, बोलते नहीं हमें चाहिए। मैंने कहा ये लो चाबी, मैंने कहा तुम्हें काला करना है, सफ़ेद कुछ भी करो, मैं अपना सामान उठा रहा जा रहा हूँ। उस वक्त कुछ पेरेंट्स ने लड़ना शुरू कर दिया था उनसे, ये तो स्कूल है, इसके साथ क्यों करोगे, चीज़ें करोगे। अच्छा, आपकी तरफ से? हाँ, हमारी तरफ से करना शुरू किया चीज़ें। तो मुझे हुआ कि हाँ यार कोई ना कोई साथ खड़ा हुआ है, पर वरना सब लोग खामोश थे चीज़ें। फिर ये कि एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ कि ना ऑफ़र हुई कि भाई आप खड़े हो जाएं इलेक्शंस में, ठीक है। तो मैं मना कर, नहीं प्रेशर था, खड़े हो ही हो। अरे मैंने कहा नहीं खड़ा होना भाई, मेरा बाप मुझे घर से बाहर निकाल देगा, चीज़ें कर देगा। फिर अभी रिसेंटली अभी इसी वाले इलेक्शंस के अंदर वो आए थे कि आपके स्कूल को हम पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। अच्छा। मिन्नत समाजत करते रह गए कि अरे तुम जगह तो देखो, जगह तो यहाँ पे एक कमरे के अंदर बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, पोलिंग कैसे कराएंगे। वो समझने को तैयार नहीं। मैंने ना मन्नतें मान ली, मैंने कहा अल्लाह करे उनको पसंद नहीं है, अल्लाह का शुक्र वो चीज़ हुई ही नहीं। तो जैसे प्रेशर्स तो हैं। फिर बाकी ये कि रेंजर्स और पुलिस का ताउन रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे साथ होते रहते हैं कि हमें बार बार पुलिस और रेंजर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अच्छा। चीज़ें करनी पड़ती है, सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी आ जाते हैं हमें चीज़ें। तो ये कि इनका ताउन रहता है, ये अच्छे से बात करते हैं, चीज़ें करते हैं तो समझ जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मसला नहीं होता। और गवर्नमेंट की तरफ से मतलब अब क्योंकि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, लोगों को आपका काम दिख रहा है, तो क्या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की चीज़ों में आपको सपोर्ट मिल रही है किसी किस्म की? नहीं मिल रही, क्योंकि हम
कहते हैं ना बड़ी मछली नहीं है ना, हाँ, चीज़ें नहीं है हाँ, तो नहीं मिलती। मैंने अप्रोच भी किया था, इवन वहाँ से अप्रोच भी हुआ था, मैं मतलब किया था, अच्छा, लेकिन नहीं मिल सके मुझे प्रोजेक्ट, चीज़ें नहीं। तो फिर मैंने उम्मीद भी करना छोड़ दी। अब जैसा चल रहा है चला आ रहा हूँ, चीज़ें मतलब ये मतलब टोटली इस वक्त जो है ना आप अपनी मदद आपके उस पे चल रहे हैं। जैसे आम आदमी कर रहा है, हाँ, आम ठीक आदमी है, लोग संभाल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। सही है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मैं कहता हूँ कि यार तुम अपने इदारे जो चला रहे हो ना उस पर मुझे ले जाओ, जो चीज़ें मैं यहाँ कर मैं वहाँ पर करना शुरू कर लूँगा। तुम्हारा पैसा तुम सब जो भी करो, ऑपरेशंस मेरे हवाले करो। देखो मैं इनरोलमेंट कैसे बढ़ा के देता हूँ, लोगों की इंगेजमेंट कैसे बढ़ा के देता हूँ। लेकिन आसान एक और मसला भी तो हमारे यहाँ ये आता है कि यार जो गवर्नमेंट का एजुकेशन का बजट होता है साल का, वो तो मेरे ख्याल में शायद इतना होता है कि वो एक महीने में की रिक्वायरमेंट भी पूरी ना कर पाए। तो जितना अमाउंट इस एजुकेशन के लिए, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट हर साल अपने बजट के अंदर रखती है, वो अमाउंट तो ऐसा होता है कि महीने 2 महीने में ही ख़त्म हो जाए अगर सही तरीके से यूटिलाइज हो। बात वही है ना कि लोग, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर टीचर्स अपनी मदद आपके तहत चीज़ें पूरी करते हैं, चीज़ें करते हैं, जहाँ पर नई जो रिक्रूटमेंट हुई हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, वो एक अच्छे नौजवान रिक्रूट हुए हैं। अच्छा, तो वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं, लेकिन बात वो है कि मुकम्मल चीज़ें नहीं कर सकते ना। वो बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पीछे रहते ही रहते हैं। पहले हमारे बाप दादों के वक्त के जो पीले स्कूल के बच्चे थे, हाँ, वो कहाँ से कहाँ बड़े बड़े अफसर लगे हुए होते थे। बिल्कुल। अब का कोई बच्चा लग के दिखाता है, प्राइवेट तो वाला भी नहीं वो लग सकता। हाँ, वो लेवल ही नहीं दे पाते ना, वो उनको वो लेवल ही नहीं दे पाते जो कि एक मतलब बच्चे को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। हसन, अंदाज़न एक अंदाजे के मुताबिक मुझे बताओ, एग्जैक्ट फिगर नहीं कोट करना, कि आपके पास ये जो पूरा सिस्टम आप रन कर रहे हो, इसको चलाने में आपका मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है? मंथली एक्सपेंस मेरा तकरीबन ये पूरा लंच का मिला के, दोनों सेंटर्स का मिला के, मैं मेमन हूँ ना, तो मैं ना ज़्यादा 1 रुपये से ज़्यादा फ़ायदा उठाना जानता हूँ मैं, अच्छा, चीज़ें करता हूँ। तो तकरीबन मेरा 3-3.5 लाख का मेरा बजट महाना रहता है। जिसमें आपकी फीसेस वगैरह जो आप दे रहे हाँ, होते हैं, सैलरीज, फीस, रेंट, बाकी बच्चों को खाने का, हाँ, चीज़ों जो आप का, सैलरीज दे रहे होते हैं लोगों को, रेंट होता है। अच्छा, यूटिलिटीज़, इसमें आपने एक चीज़ मुझे बीच में से बड़ी ज़बरदस्त आपकी सुनने को मिली कि आपने लंच की बात की। ये लंच वाला क्या सीन है, ये ज़रा मुझे पता होगा। अच्छा, लंच का ये हुआ था कि 2019 के अंदर ना सीपैक के उसमें ना सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ये रेलवे लाइन जो कराची सर्कुलर लाइन है उसको खाली करवाओ आसपास की आबादी को, चीज़ें। तो तकरीबन मेरे बच्चों के घर वहीं पर थे, वो 100 फीट ना वो खाली होना था। तो ये खबर पीछे उस ऑर्डर से 7-8 महीने पहले से आवाज़ आ रही थी कि वो खाली होगा, खाली होगा। पहले मेरा स्कूल भी वहीं था, तो मैंने ना फ़ौरन से खाली करके मैं पीछे की तरफ चला गया था। मैं भी टूट जाता वो जगह। तो बच्चों के जब वो घर टूट गए ना, एक तो बच्चे बेघर हुए, दूसरा आगे गरीबाबाद की फ़र्नीचर मार्केट है, बहुत मशहूर मार्केट है वो, पुराना फर्नीचर, नया फर्नीचर, दोनों चीज़ें मिलती हैं। इन सब के बाप ना वहाँ काम करते हैं, कोई पॉलिश करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई लोडिंग करता है 10 का। वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई, क्योंकि सालों से उन्होंने वही काम किया, कोई और हुनर भी इनको नहीं आता। अब बच्चे भूखे हो गए, चीज़ें, बच्चे किसी और के घरों में रह रहे हैं, खाने को नहीं है। पेरेंट्स फिर आना शुरू हो गए, भाई आप हमें राशन के। मैंने कहा मैं राशन तो नहीं कर सकता, क्योंकि राशन हर महीने का हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना लंच प्रोग्राम शुरू करते हैं, बच्चों को एक वक्त का खाना अच्छा वाला जो उनकी गिज़ाई कमी को पूरा किया जा सके। क्योंकि उस वक्त बच्चे इतने वीक हो चुके थे कि असेंबली के अंदर ही बच्चा खड़ा हो तो वो फेंट होकर गिर जाता था। अच्छा, चीज़ें, क्योंकि इतनी कमी हो गई थी कि एक वक्त का खाना मुश्किल से वो खा पा रहे थे, क्योंकि लोग कमा ही नहीं पा रहे थे, पकाएंगे कहाँ, लोगों के पास वॉशरूम जाने को नहीं था, 10 चीज़ें थी। फिर हमने लंच प्रोग्राम शुरू किया। आज भी वही हाल है, क्योंकि वो टाइम ख़त्म होने के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर ये मुल्क के हालात तब्दील हो गए, तो चीज़ें स्टेबल ही नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों की आमदनी एवरेज 18 से 20 हज़ार रुपये आमदनी है, किराए के घर में रहते हैं, और बिल तो पता है कि कहाँ से कहाँ निकल गए पिछले 1 साल के अंदर। अब तो गैस के बिल भी उड़ने वाले हैं, चीज़ें। तो बचा क्या लोगों के पास? लोग खाएंगे कि पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो अब दूर की बात हो चुकी है, क्योंकि बंदा पहले 2 वक्त की रोटी खा ले, वो बड़ी बात है कि बच्चा को पढ़ाएगा। तो फिर लंच हमें कंटिन्यू रखना पड़ रहा है। अच्छा। लंच के अंदर हम लोग बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध का आइटम देते हैं, छोलों का आइटम अलग होता है, चावल अलग होते हैं, रोटी अलग होता है। फ्रूट्स थोड़ा सा स्किप कर दिए अब हमने कि महंगाई बढ़ के तो बजट हो रहा था ज़्यादा।
अल्लाह करे कोई अच्छा डोनर मिल जाए जो फ्रूट्स की जिम्मेदारी ले ले। बच्चों को पहले हम फ्रूट्स भी एक वक्त का देते थे हफ्ते के अंदर। तो कोशिश होती है कि बच्चा ना, बुखार भी नॉर्मल बच्चों को होता है ना तो बच्चा 10-15 दिन बिस्तर पर लगा रहता है। तो अब है कि थोड़ा सा डेज कम हो गए, क्योंकि हमारे पास इतने साल से काम करें, हमें पता होता है कि कौन सी सीजनल बीमारी कब आने वाली है, कौन से महीने मम्स आएंगे, कौन से वक्त में मीजल्स आएंगे, कौन से वक्त में दाने आएंगे गर्मी के, पता होता है। तो हमें एक आइडिया होता है कि एब्सेंट रेशो क्या क्या रहता है। तो अब इसमें हसन, यहाँ पे जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, तो आपको अपना डे टू डे बेसिस बिजनेस जो है वो ये रन करने के अंदर, बिजनेस तो मैं खैर नहीं कहूँगा, ये तो आप माशाल्लाह से लेकिन लोग समझते हैं कि बड़ा जायदादें बनाई है हमने इससे। यार ये तो देखो बहरा टाउन में प्लॉट्स लिए हैं, लोगों को बड़ा लगता है इस चीज़। इसमें होता यही है कि जब भी आप कोई नेक काम, कोई अच्छा काम करने के लिए निकलो ना, तो आपको ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं ना वो नेगेटिव सुनने को मिलते हैं। वो तो है। तो इस चीज़ से घबराना तो कभी है ही नहीं। हाँ, वो तो नहीं है। तो ये जो बैरियर्स है ना आपकी रास्ते में हमेशा आते रहेंगे। और मतलब ये जब आप ये काम आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया, तो अभी भी आप जिस तरह ये लंच और ये सारी चीज़ें को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई और चीज़ें भी हैं जिनकी ज़रूरत है इस वक्त ऐड करने की? लाइक जैसे आपने बोला कि बच्चा बीमार हो जाता है तो 15 दिन के लिए चला जाता है, तो वहाँ पे मेडिसिन का पोर्शन भी आपके कुछ ऐसा है दिमाग में कि वहाँ पे मेडिसिन भी इन लोगों को प्रोवाइड की जाए? मेरा छोटी सी डिस्पेंसरी का प्लान था, लेकिन मैंने कहा ये कॉस्ट बढ़ रही थी, लेकिन मेरा था कि ये वही जो हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट मैं लाना चाह रहा था कि बच्चों को डिफरेंट, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं उनमें हम बच्चों को भेज दिया करें ट्रीटमेंट के लिए, इंस्टेड के मैं करूँ। प्लानिंग की थी, कोशिश करना शुरू की थी, लेकिन बात वही कि इसमें रिकरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, चीज़ें डोनर्स से कमिटमेंट चाहिए होता है। एक तो ये हेल्थ का पोर्शन था, दूसरा मैं कहूँ कि छोटा मतलब गरीब हो कि अमीर हो, एक चीज़ मैंने देखी है कि माँ बाप आखिरी वक्तों में ना अकेले हैं वहाँ पर भी, तो इनका आखिर का जो वक्त है वो गुजारने के लिए कोई चीज़ें नहीं है। इनफैक्ट तदफीन के मसाइल, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ जाती कभी कभी मुझे चीज़ें। तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ कब्रें खरीद के रखने, क्योंकि वो गरीब लोग हैं ना, तो उनके पास पैसे नहीं होते कि 50,000 की कब्र फ़ौरन से ले सकें। तो मैंने सोचा था कि कुछ ना कब्रें खरीद के रखूँ और फिर इनको बोलूँ कि महीना 5-10 हज़ार रुपये दे के चुकाओ, चीज़ें करो, ताकि फ़ौरन से वो नहीं है। मेरी कोशिश होती कि इनकी ज़िंदगी को सुकून एक लाया जा सके, फ्री नहीं दूँ मैं इनको, कुछ चीज़ें फ्री नहीं दूँ। हाँ, वो बिकॉज फ्री में तो फिर आदत पड़ जाती है ना लोगों चीज़ें। ठीक है, अब देखो बंदा जब मरता है, आपको पता है कि शादी में तो लाखों, मरने में भी लाखों अब चाहिए। खाना खिलाना है तो फलाना है, ढिमकाना है, कब्र ही 50-60 हज़ार की, गाड़ी का किराया। वो एक जिसके पास खाने को नहीं, वो पूरा कैसे करता है वो? फिर वही कि फिर मैया 2-2 दिन तक सर्द खाने में पड़ी हुई हो, चीज़ें हो, यहाँ से मांगना, फिर बंदा कर्ज में पड़ जाता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जहन में जिस पर काम करना है। बात वही है कि हम ख्याल लोग मिल जाएं जो कि हाथ थामने वाले हों और साथ चलने वाले हों, तो बहुत चीज़ें सुकून में आ जाएंगी। और इन लोगों को हम इस जो ये गुर्बत की चक्की कहेंगे ना, उससे निकालने में आसानी पैदा होगी हमें। तो नॉट ओनली स्कूल्स, मतलब ये कि आपके दिमाग में एक पूरा प्लान है कि जिसको लेके आपने आगे जाना है। ये आई थिंक कि ठीक है, नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला रास्ते भी आसान करेंगे। तो हसन, कोविड आया इस पूरे टाइम में आपके, मतलब 2014 से आपने ये स्टार्ट किया और आज हम 2024 में 10 साल माशाल्लाह से हो गए आपको। इस टाइम के दौरान एक हमने 2 साल का पीरियड ऐसा देखा कि कोविड से पूरा पाकिस्तान अफेक्ट, बल्कि पूरी दुनिया अफेक्ट हुई। तो उस कोविड के दौरान, क्योंकि ये दूसरे स्कूल्स में तो हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस और लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीज़ें मिली, आपने उस वक्त कैसे मैनेज किया था ये सारी चीज़ें? उस वक्त कैसे मैनेज किया था? उस वक्त ना स्कूल 7 दिन मैंने बंद नहीं किए थे, मैंने खुले रखे थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो लोगों के पास है ही नहीं वहाँ पर, नॉर्मल फीचर फ़ोन भी नहीं है बच्चों वो पेरेंट्स के पास। तो लंच प्रोग्राम मैंने जारी रखा था। अच्छा। लंच प्रोग्राम के लिए बुलाता था मैं, मास्क वगैरह करके, सैनिटाइज पूरा करके, चीज़ें करके, और आधा एक घंटा हम पढ़ा लेते थे बच्चों को, क्योंकि बच्चे मैंने तबाह बर्बाद हो जाते, मेरी इतने साल की मेहनत ना ख़त्म हो जाती मेरी। फिर लॉकडाउन के अलग मसले खड़े थे, क्योंकि सबको पता है कि मैं अपने जो साल की 100 फैमिलीज़ मेरे साथ अटैच होती हैं, मैं सिर्फ उन पे ही काम करता हूँ। जो भी मुझे गिफ्ट्स देने होते हैं, कुछ जो भी राशन देना होता है, वॉट एवर कुछ भी देना होता है, मैं सिर्फ उन 100 फैमिलीज़ को ही दे रहा होता हूँ।
लॉकडाउन के अंदर जब मैंने राशन अनलोड किया अपने स्कूल के अंदर, कहाँ से पता नहीं किसी ने मेरे नाम पे NIC जमा किए मोहल्ले के अंदर चीज़ें, और 100 औरतों को भेज दे मेरे दरवाज़े पर। वो दरवाज़ा पीट रहे, मैं अकेला, मैंने लिटरली मार खाई हो, मैं कैसे जान बचा के भागा हूँ मैं वहाँ से चीज़ें, और मोहल्ले के लोग भी शामिल थे उसके अंदर। क्योंकि जिस इलाके में जो लोकेलिटी है ना, आपके स्कूल्स की जो 2 एरियाज़ आपने बताए हैं, तो जो यहाँ पे जो आपका सेटअप है, यहाँ पे अतराफ़ में जो लोग हैं ना, वो मेरे ख्याल में इन सारे मसलों में, जैसे कोविड का टाइम आया तो इनका तो काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और स्पेशली जो आपके पास बच्चे आ रहे थे, इनको आप छोड़ भी नहीं सकते थे, बिकॉज अगर वो आप छोड़ते तो फिर वो जाके उन्होंने वही काम करने थे जिससे उनको रोका गया था। चीज़ें वही थी। अब बाद में ना लोग लॉकडाउन में ये भी तो हुआ ना कि जो अतराफ़ के मोहल्ले के लोग थे ना, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। इवन मुझे ना राशन पैक करने में अंधेरा करके करना पड़ा, लेकिन मेरा स्कूल अंदर की तरफ है, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि पुलिस आए बंद कर दे। वो सेटअप बंद करना आज भी चाहते कि सेटअप बंद हो जाए। उस लॉकडाउन में मैंने कितनी मुश्किल से राशन पैक किया और लोगों को डिलीवर करना, चीज़ें करना। कोई मुझे कहना कि मेरे पास ना 50-60 किलो आलू रखे हुए, ले जाओ। मैं छुपके से रिक्शे में कहाँ घूम के लेके आलू लेके इन लोग को देने के लिए आऊँ कि सबको बांटो के खाना पीना चलता रहे। क्योंकि अभी ये लास्ट मंथ ही मेरे बच्चों की 2 फैमिलीज़ ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की गुर्बत की वजह से। तो वो तो लोगों ने रोक लिया, चीज़ें कर ली। सोचो उस वक्त क्या हाल होता अगर लोगों के तक चीज़ें ना पहुंचती तो कितने बुरे हालात उस वक्त थे। तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे दिल यूं दुखा कि जिन लोगों ने साथ में काम किया था ना मेरे, उन लोगों ने मेरे बिहाफ पे चीज़ें कलेक्ट करके लोगों को मुझ तक भेज दिया, औरतों को, और मुझे मार भी पड़ी, चीज़ें करी। फिर मोहल्ले वालों ने मुझे बचाने के बजाय सामान जब मैं अनलोड करा था, हम वीडियो बनाएंगे सोशल मीडिया पे डालेंगे कि सामान जमा करो। मैंने कहा कि तू डाल। मैंने कहा देख इससे मेरी ना मशहूरी होगी। मैंने कहा तू डाल। मैंने कहा देख मैं सामने खड़ा हूँ, डाल। फिर CCTV कैमरे बाहर से चुरा लिए, बहुत तमाशे लगे। लॉकडाउन का अरसा बहुत मुश्किल से गुजारा मैंने, क्योंकि उस वक्त सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारा बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हो गया। तो, अच्छा, वो क्या वजह हुई थी? वो कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टाइमली मांगे नहीं, और तमाम बैंक्स बंद, चीज़ें बंद। 8-9 महीने वो बैंक अकाउंट बंद रहा। सोचा क्या हाल हुआ। फिर स्टाफ की सैलरीज मैंने कहाँ से उधार ले लेके मैंने चुकाई। फिर जब बैंक अकाउंट खुला तो सारा लोन रीपे किया। पागल हो गया था। मैंने कहा ये हुआ क्या, ये लॉकडाउन ही लगा क्या हो गया। आसान क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया, माशाल्लाह से 10 साल हो गए आपको ये काम करते हुए, तो क्या फीलिंग आती है अब 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद कि इस काम के अंदर रुकावटें आपने, सारी चीज़ें आपने फेस कर ली हैं, अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं, तो आपको लगता है कि ये काम आगे फ्यूचर में ऐसे ही चलता रहेगा या इसमें मज़ीद लोगों के जुड़ने की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ डोनेशन के तौर पे नहीं, क्योंकि एक फ़िज़िकल काम भी है ना जो कि रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए, कि आप जिस तरह आपने फ़िज़िकल काम किया, डोनेशन अपनी जगह, बट वो इस तरीके के लोगों की और ज़रूरत है हमारे पास, और क्या हम इसी तरह लेके चीज़ों को आगे भी चलते रहेंगे? बेहतरी नज़र आ रही है या नहीं? अच्छा देखिए, 2 एस्पेक्ट इन सवाल के अंदर। मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर तुम्हें एजुकेशन पे काम करना है, लोगों को पढ़ाना है, ज़ीरो से स्टार्ट मत करो। मैंने कहा तुम मेरे पास आओ, फ्रेंचाइजिंग मॉडल मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। मैंने 10 साल में जो सीख लिया, जो बना लिया, करिकुलम, जो भी स्ट्रेटजीज़ बनाई, तुम आओ अपना डोनेशन का फंड लेके बैठो, तुम्हें सब चीज़ें मैं दे रहा हूँ, तुम बस अपना सेटअप लेके बैठो, तुम ज़ीरो से स्टार्ट मत करो, ताकि जो 10 साल मैंने जो सीख लिया, जो मैं लगा दिया, वो तुम्हें लगाने ना पा रहे, तुम मज़ीद मुझसे और बेहतर काम कर सको और लोगों को सर्व कर सको। तो ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। जैसे डिफरेंट बड़े बड़े स्कूल के फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, इसका फ्रेंचाइजिंग मॉडल मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। किसी और शहर में भी, लाहौर में कोई मिल रहा है तो मैं बता दूँ, देखिए इन बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे करना है, असिस्मेंट्स कैसे लेना है, वो तमाम चीज़ें मुझ पर छोड़ दें। स्कूल आपका है, चीज़ें आपके, ऑपरेशंस की जिम्मेदारी मैं मुझे दे दें। चीज़ें मैं इस तरीके से एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ, ताकि जितने भी एक फलाही स्कूल है, सबका एक निज़ाम एक जैसा बन सके, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ये ना हो। दूसरा, अगर बात करें कि बच्चे जो हैं उनको मैं कहाँ देखूँगा फ्यूचर में, बच्चे तो आते रहेंगे, बच्चे कब रुकेंगे? जब ये बच्चों की जब शादी होगी ना, इनके जब बच्चे होंगे, तब असल में चेंज दिखना शुरू होगा। जब वो अपने बच्चे को राइट टाइम पे स्कूल्स में एडमिट करवा देंगे ना, उस वक्त मेरा काम ख़त्म होने की तरफ चला जाएगा।
क्योंकि इनके पेरेंट्स ने तो उनको दाखिला करवाया नहीं, तो वो आउट ऑफ स्कूल रहे। अब ये बच्चे इतने शऊर वाले हो जाएंगे इंशाल्लाह कि वो अपने बच्चों को टाइमली स्कूल में इनरोल करना शुरू कर देंगे। वहाँ से फिर जो आउट ऑफ स्कूल के बच्चों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। अभी मज़ीद साल लगेंगे इस चीज़ को। तो इस सिलसिले में आपकी कुछ बात चल रही है जो कि शायद मतलब अभी तो क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा वो कराची के अंदर ही है, जो पूरा सिस्टम आपने बनाया है वो कराची में, तो क्या इस सिलसिले में आपकी बात हुई है कराची से बाहर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी? देखिए, साल में हर साल 2-3 लोग आते हैं, हमें करना है। मैं इनको रियलिटी भी पहले बताता हूँ, मैं कहता हूँ इस तरीके से काम करना है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम ना खुद से सब कुछ करेंगे। मैं कहता हूँ तुम कर लो, फिर चीज़ें करो। नहीं, फिर आप भी साथ होना चाहिए। मैं कहा देखो, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहा हूँ, चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, तो फिर मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा जो मैंने सीखा है 10 साल तक। चीज़ें आपका स्कूल है, चीज़ें मैं आपको चला के दे रहा हूँ। तो लोगों में पार्टनरशिप की आदत नहीं है। हमारी कौम के अंदर है कि मैं चौधरी बन के बैठा रहा हूँ चीज़ें, तो चौधरी बनने के चक्कर में वो बंदे के दिल से वो खिदमत खल्क का जज्बा भी ख़त्म हो जाता है, चीज़ें हो जाते हैं। कहते हैं मैं अवार्ड ले लूँ, चीज़ें उस चक्कर में लोग आगे बढ़ते ही नहीं हैं। हर साल होता है, कोई नहीं बढ़ता आगे। फिर तो हसन, यहाँ पे जो लोग हमारे प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं या जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो अगर डोनेट करना चाह रहे हैं आपके इस कार्य खैरी मैं कहूँगा इसको, तो उसमें आप क्या इन लोगों को बताएंगे कि क्या क्या तरीके हैं लोगों के जो कि शायद पाकिस्तान में भी हों, कराची में हों, या पाकिस्तान से कराची से बाहर के भी लोग हों जो कि आपको हेल्प आउट करना चाहें आपके इस प्रोसेस में पूरा? अच्छा, इसमें हम लोग जो है कि ज़कात एक्सेप्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अब हम लोग शरिया कंप्लाइंट बन गए। एक मुफ्ती साहब हमारे साथ होते हैं, पूरा हम ज़कात की यूटिलाइजेशन, इसके एक्सेप्टेंस प्रॉपर एक शरई जो हमारे तकाज़े हैं उसको देखते हुए कर रहे हैं। तो अब जो डोनर्स हैं वो मतलब खौफ व ख़तर से बाहर होकर हमें ज़कात डोनेट कर सकते हैं। तो बच्चों की एजुकेशन पे पर मंथ का जो एक्सपेंस आता है वो 1000 रुपये पर बच्चे की फ़ीस होती है, उसकी मद में कर सकते हैं। या तो कोई ज़्यादा करना चाह रहे तो वो एक क्लासरूम अडॉप्ट कर सकता है और मुख्तलिफ़ कैंपेन्स में पार्ट ले सकते हैं। स्ट्रीट टू स्कूल फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे मौजूद है, वहाँ पर सर्च करते हैं तो स्ट्रीट टू स्कूल आ जाता है। ब्लू कलर का लोगो है समथिंग है, तो मिल जाऊँगा, वहाँ पर DM कर देंगे, इनबॉक्स कर देंगे। नहीं तो मेरा नंबर जगह जगह फैला हुआ है, डायरेक्ट कॉल करें, चीज़ें करें। नहीं, ऑनलाइन का भी आजकल बड़ा चीज़ है ना कि ऑनलाइन भी लोग आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन तो वो जिससे बंदा कनेक्ट हो जाए चीज़ें, मैं इसको बता दूँ भाई ये बैंक अकाउंट है, चीज़ें हैं, इसको मैं बच्चे की डिटेल्स बताऊँ, जिसने क्या भाई इसको डिटेल जाने का हक है, मैं किस बच्चे को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसका मैं इसको प्रोग्रेस शेयर करूँगा, तमाम चीज़ें करूँगा, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं बच्चे को किसको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। तो बंदा कम्युनिकेशन में रहे, फिर उसको मैं डिटेल्स भेजता रहूँगा, इवेंट कौन सा हो रहा है, एक्टिविटी में है, अब क्या हो रहा है। क्योंकि हर बंदे के लिए पॉसिबल होता नहीं ना कि वो फिजिकली आके आपका सेटअप देखे। लेकिन व्हाट्सएप पे देखता रहे ना, तसल्ली हो कि हाँ भाई मैंने जहाँ पैसा दिया लग रहा है पैसा। सिर्फ एक कनेक्शन मेंटेन रखने। मेरे कुछ डोनर्स लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं, कुछ डोनर्स तो ऐसे हैं कि उसने तो पूरी अपनी शादी की 2 इवेंट्स मेरे यहाँ किए। अच्छा, इस्लामाबाद में बैठे हुए, चीज़ें मेहंदी करी, वलीमा किया। अभी एक डोनर है, इसने अपनी शादी का खाना भी किया था। अब इसकी बच्ची पहली 1 साल की हुई है, उसकी बर्थडे भी 2 दिन पहले से हमारे यहाँ सेलिब्रेट की। अच्छा। तो लोग करते हैं, इन्वॉल्व आता कोई नहीं है, पर इन्वॉल्वमेंट है, तो एक होता है कि कनेक्शन में भी लगता है कि हाँ यार वो भी दिल से अपना रहा है इस चीज़ को। अच्छा हसन, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं और जिन बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं उनका भी एक बैकग्राउंड ऐसा है जो कि एट टाइम्स किसी बंदे के साथ भी मसला क्रिएट कर सकता है। तो वहाँ पे अब क्योंकि आपको जब अब लोग जानने लगें तो अब वहाँ से उनका जो रिएक्शन आ रहा है या उनका जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है वो कैसा है? एक तो इलाके के लोगों का और दूसरा जिन लोगों के साथ आप जिन बच्चों के साथ आप काम करें उनकी फैमिलीज़ का। देखिए, पेरेंट्स के साथ तो हमारी जो पॉलिसीज़ है ना स्कूल की, वो एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, क्योंकि हमें चीज़ों को दुरुस्त करना होता है। तो पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स होते हैं जो स्टार्ट में जो कहते हैं हम फॉलो करेंगे, बाद में फिर बहुत मसला क्रिएट करते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूं कि बच्चों की हमने सख्ती करी कि बाल बड़े नहीं होने चाहिए, बार बार नोटिस देने के बाद, चीज़ें करने के बाद जब टीचर ने ज़्यादा सख्ती करी तो वो कैंचियाँ लेकर आ गया, पूरा खानदान, फुप्पी, चाचा, बाप, इसकी माँ, अच्छा। टीचर के बाल काटेंगे, इसके तो हम बाल काटेंगे। अच्छा। लिटरली वो बड़ा ख़तरनाक टाइम था, मुझे फिर पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा चीज़ें। अच्छा। इसी तरीके से कि लोग को अगर हम करते हैं ना वो फिर गालम गलोच दे के जाना, इवन मर्द भी लिहाज नहीं करता कि सामने औरत है, दरवाजे पर खड़े होकर चीखे हम पुकार करके चले जाता है। फिर हम ऐसे बच्चों को हमें या तो कभी कभी हमें
माजरत करनी पड़ जाती है जब चीज़ें हद से बढ़ जाती हैं। दूसरा, मोहल्ले वाले नहीं सुधर रहे चीज़ें। आज भी हमारे दरवाज़ों के बाहर शराब की बोतलें होती हैं, सिरिंजेस होती हैं, और ये कि हमारे तालों में एल्फी डल जाना, चीज़ें कर जाना। पहले तो मेरा एरिया ऊपर से ओपन था, तो दीवार फलांग के अंदर आके शराब पीना, चीज़ें करना, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को लेकर आ जाना अंदर, चीज़ें, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। लोग नहीं सुधर रहे चीज़ें। स्कूल टाइम में तेज़ आवाज़ में गाने बजा देना, चीज़ें कर देना, या स्कूल के करीब आग लगा देना कि धुआं अंदर अंदर आ जाए, तो ये चीज़ चलती रहती है। इनको एहसास नहीं हो रहा कि बच्चे पढ़ ही तो रहे हैं, इनके तो मोहल्ले वाले बच्चे हैं। वो एक एहसास अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। थोड़े लोगों में हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हसन, इस हमारे आम आदमी प्लेटफॉर्म से अगर कोई मैसेज आप लोगों को देना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं जो कि आप समझते हैं कि आपके काम के अंदर मज़ीद आपको हेल्प आउट करेगी, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं लोगों को। बस ये कि देते हुए देखें कि कहाँ दे रहे हैं। दूसरा, बच्चा कोई भी हो, चाहे लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर क्लास का, बच्चों को अब ग्रेड्स की रेस में दौड़ाना बंद कर दें। बच्चे को, मेरे हिसाब से बच्चों को सिर्फ 3 चीज़ें आनी चाहिए: लिखना, पढ़ना और समझना। आज का दौर इतना एडवांस हो गया, अब आने वाला वक्त भी हो जाएगा कि बच्चे को नंबर्स की दौड़ में नहीं दौड़ना। नंबर्स की दौड़ में दौड़ा के बच्चे का पोटेंशियल हम ख़त्म कर देते हैं। जब भी हमारे यहाँ अब लोग वैसे इंटेलेक्चुअली बेस में इतना हाई नहीं है, हमारा IQ इतना हाई नहीं है। इन्हीं वजहों से बच्चों को रेस में दौड़ाने से गुरेज करें, और जहाँ पर भी डोनेट करें वहाँ देखें एक्चुअली काम हो कहाँ क्या रहा है, और रसीद ज़रूर लें। बस। तो हसन, मुझे तो बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके आज, और जो काम आप कर रहे हैं, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस काम में जो है वो लोगों को भी आपके साथ जोड़े, और इस काम में कोई ऐसी रुकावट ना आने दे पाए। तो थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू, आपने बुलाया मुझे, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, एंड आई होप कि ये एपिसोड और हसन के साथ मेरी आज की ये बातचीत आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं हसन के इदारे स्ट्रीट टू स्कूल के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनके सोशल मीडिया के लिंक्स और इनका मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। आप इनको इस नंबर पे और इन लिंक्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये तो आप लोगों का काम है ही। सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Until next time, keep learning, keep growing, and keep making a difference. This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.